देखो स्टूडेंट्स, हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हमने पढ़ लिया है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रैक्टिकली तो हमने खत्म कर लिया, थियोरेटिकली थोड़ा डिस्कशन एडिशनल करने की जरूरत है। बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग, और वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे सिंपली मैं ऐसा बोल दूं कि सपोज हमें क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करना है, मतलब वेरिएबल्स अंडर स्टडी आर क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला से जाओ और वो आपको ज्यादा करेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जो वेरिएबल्स है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजफुल है। तो पहले तो समझ के चलो कि आप जो कोरिलेशन जिसके बीच निकाल रहे हो वो वेरिएबल अंडर द स्टडी कौन सी पैटर्न का है। क्वांटिटेटिव है तो कार्ल पियर्सन सुटेबल मेथड, क्वालिटेटिव है तो रैंक कोरिलेशन सुटेबल मेथड है। दूसरी एक चीज कि रैंक कोरिलेशन सिर्फ क्वालिटेटिव के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट जो है वो कार्ल पियर्सन देगा, ऐसा है। तो ये दोनों में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज मोर साइंटिफिक, ऐसा समझ के चलो। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है, जो रैंक ऑर्डर में हम क्वांटिफाई करते हैं, और उसको जब हम क्वांटिफाई करते हैं रैंक ऑर्डर में तो उस वक्त रैंक कोरिलेशन ही सबसे सुटेबल मेथड है। तो ये पूरा डिस्कशन में पहले तो आपको ये समझना है कि कब ये दोनों मेथड कहाँ यूज होती है और किसका क्या बेनिफिट है और किसके कौन से डीमेरिट्स है। तो कार्ल रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिंपल है, इजी है, वेरी अंडरस्टैंडेबल है, मतलब लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि रैंकिंग सबको आता है, ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट्स है। लेकिन इसके डिमेरिट्स भी है कि रैंक ऑर्डरिंग करना भी एक टीडियस टास्क होता है। जब टाई होती है तो थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब फॉर्मूला थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रिजल्ट्स कार्ल पियर्सन के जितने देखा जाए तो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी के लेवल पे थोड़ा रैंक कोरिलेशन कम है। तो ये दोनों के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो कि कौन सी मेथड कहाँ पर यूज करेंगे और क्या क्या उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स है। अच्छा, समटाइम्स क्वांटिटेटिव डेटा आर देयर, वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव बट दे आर स्प्रेड इन लार्ज एरिया, या समझ के चलो कि इनकी वैल्यूज जो है वो स्प्रेडेड वेरी लार्ज, मतलब उसके एक वैल्यू बहुत बड़ी एक वैल्यू बहुत कम है, ऐसी वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, मतलब हाईली डिस्पर्स डेटा है, डिस्पर्सन बहुत है। तो ऐसे केस में कार्ल पियर्सन के बजाय हम रैंक कोरिलेशन को प्रीफर करेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा but highly spread, that means more dispersion बहुत है। तो ऐसे केस में वी विल प्रीफर, किसको प्रीफर करेंगे, रैंक कोरिलेशन को प्रीफर करेंगे। तो रूल के हिसाब से तो बराबर है कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, या जनरल रूल यही है कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कार्ल पियर्सन, क्वालिटेटिव के लिए रैंक। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा विथ हाई डिस्पर्सन, तो कार्ल पियर्सन के बजाय हम रैंक कोरिलेशन का यूज करेंगे। ओके, एक और पॉइंट समझते हैं। वैसे देखा जाए तो रैंक कोरिलेशन जो है वो एक्चुअली कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ही है। वैसे देखा जाए तो कंफ्यूजन आ जाएगा। देखो, जो एट्रीब्यूट्स है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो एट्रीब्यूट्स है उसके रैंक ऑर्डर का जब हम कोरिलेशन निकालते हैं वो अल्टीमेटली रैंक ऑर्डर का कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ही है, और जिसको हमने रैंक कोरिलेशन माना है। तो रैंक कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन जो है
वो उसी तरीके से होगा जैसे हम वो कार्ल पियर्सन में करते थे. So far interpretation part is concerned, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही तरीके से होगा. मतलब R की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बीच में है तो स्ट्रॉन्ग या वीक. ठीक है, 0 के करीब है तो वीक, 1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग. वो जो इंटरप्रिटेशन हम करते थे वो रैंक के लिए भी वही होगा जो कार्ल पियर्सन में करते थे. तो ये 4 पॉइंट जो है जो हमने कंपैरिजन के हिसाब से लिखे हुए कि रैंक और कार्ल पियर्सन में क्या कंपेयर कर सकते हैं. बाकी के भी कुछ पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, लेकिन ये 4 पॉइंट कंपेरेटिव है. अब देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ही है मान के चलो, लेकिन उसका आप कार्ल पियर्सन से रैंक आर निकालो और स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन से भी हम आर निकाले तो दोनों आर सेम आ जाते कभी कभी. तो ऐसे कौन से केस है जहां पर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम होते हैं? मैं आपको बताऊं क्या कैसा हो सकता है. इफ इट इज सम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. कोई भी अरेंजमेंट हो नेचुरल नंबर्स की, 1 2 एंड नेचुरल नंबर्स, 1 2 एंड नेचुरल नंबर्स की कोई भी अरेंजमेंट हो, एपी है, जीपी है, ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट में जो नेचुरल नंबर्स है उसका आप कार्ल पियर्सन से आर निकालो या रैंक कोरिलेशन से आर निकालो, सेम ही आएगा. और ये क्वेश्चन लास्ट जो एग्जाम हुई, मतलब मार्च 20 में इस पर वन लाइनर भी पूछ लिया कि इन विच सिचुएशन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी द सेम. तो दे विल बी सेम इफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और 1 to n नेचुरल नंबर्स आर इन सम अरेंजमेंट और वैल्यूज आर इन सम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो आप बोल सकते हो कि दोनों कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन का आर सेम होगा. ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्ल पियर्सन्स आर विल नॉट बी इक्वल टू रैंक कोरिलेशंस आर जनरली. They will not be same unless it is arrangement, or you can say some arrangement of first and natural numbers. So generally Karl Pearson's R and rank correlations R are not equal generally, unless मतलब कब equal होगा, if it is some arrangement of first and natural numbers. Okay, एक और पॉइंट देखते हैं. आपने देखा होगा कि D का मतलब क्या होता है सर, Rx माइनस Ry. सभी डिफरेंस का, मैं डिफरेंस के स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, सभी डिफरेंस का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. टोटल हमेशा जीरो. ऑफ कोर्स हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम करते नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि सिग्मा डी is always zero. That means sigma Rx minus Ry is always zero. कभी कभी MCQ में या वन लाइनर में आ सकता है. अच्छा, एक और पॉइंट समझते हैं, ध्यान से देखिएगा. सपोज आपके Rx और Ry
दोनों सीरीज के लिए सेम हो तो, मतलब x में जिसको आपने रैंक 1 दिया है y में भी उसको ही रैंक 1 देते हैं, x में जिसने आपने रैंक 2 दिया है y में उसी को रैंक 2 देते हो, जिसको आपने रैंक 3 दिया है इसका 3 है, 4 के अगेंस्ट 4 है, 7 के अगेंस्ट 7 है, 5 के अगेंस्ट 5 है, 6। तो रैंक्स आर सेम फॉर बोथ द वेरिएबल। तो क्या होगा सर, आर एक्स माइनस आर वाई मतलब डी जब हम निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा और उसका टोटल भी क्या होगा, 0 तो होगा। और डी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर भी हमेशा 0 ही रहेंगे, उसका टोटल भी 0 होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये पूरा डिस्कशन अभी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं कि इफ रैंक्स इन बोथ द वेरिएबल्स आर सेम, हर वेरिएबल का रैंक सेम है, तो सिग्मा डी स्क्वायर विल बी 0। और सिग्मा डी स्क्वायर 0 होगा तो आर क्या होगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 इंटू 0, अब n का कोई भी वैल्यू हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस ये 0 ही होगा, तो फाइनल आंसर 1 होगा। इसका मतलब r का वैल्यू 1 है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज 0 r विल बी इक्वल टू 1, मतलब परफेक्ट एग्रीमेंट है। तो बराबर है, जज 1 और जज 2 ने हर कैंडिडेट को एक ही जैसे रैंक दिए हैं, मतलब इसके इंटरप्रिटेशन यही होगा कि देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, एक साथ मूवमेंट हो रही है, वेरिएबल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, और इतने क्लोज एसोसिएटेड है कि वो परफेक्ट 1 दे रहा है, मतलब एग्रीमेंट पूरा है, 100% एग्रीमेंट है दोनों जजिस के ओपिनियन में। तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो सिग्मा डी स्क्वायर 0 होगा और आर 1 होगा, कब, जब दोनों रैंक्स, दोनों वेरिएबल की रैंक सेम होगी। अब उसको चेंज कर लेते हैं, दोनों वेरिएबल्स की रैंक सेम नहीं है बट दे आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर। दैट मीन्स सपोज आर एक्स और आर वाई है, सपोज मान के चलो कि 6 पेयर्स है, तो जिसको आपने रैंक यहां पर 6 दिया है वाई में उसी को रैंक 1 दे रहे हैं, जिसको आपने रैंक 4 दिया है, ठीक है, 6 4 5 2 3 1, तो जिसको यहां रैंक 1 है उसका यहां रैंक 6 है, रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। यहां 4 है तो इसका 3 रैंक है, यहां 5 है तो इसका 2, मतलब जिसका सेकेंड लास्ट रैंक, यहां सेकेंड रैंक है तो उसका एक्स में सेकेंड लास्ट होगा, यहां 5 है तो यहां 2 है तो यहां 5 होगा, यहां 3 है तो यहां 4 होगा। मीन्स व्हाट, रैंक्स आर एग्जैक्ट इन रिवर्स ऑर्डर, रैंक्स आर सेम तो R1 होगा, और रैंक्स एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में होगी तो R का वैल्यू -1 होगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है, वो अपने आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा कि 6 1 4 2, अभी इसका मैं d और d स्क्वायर निकाल के सपोज मैं निकालूं तो आंसर क्या आ रहा है, यू कैन वेरीफाई, वो आप घर पे आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो R की वैल्यू होगी -1, क्योंकि ये परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है। जज 1 ने जिसको रैंक 6 दिया है, ठीक है, जज 1 ने जिसको रैंक 6 दिया है, जज 2 ने उसको नहीं दिया है, किसी और को 6 दिया है, और जज 2 का जो रैंक 1 है वाई के लिए वो वहां पर 6 के लिए है, मतलब दोनों जजेस ने बिल्कुल इनवर्स ऑर्डर में रैंक दिए हुए हैं। मतलब जिसको वो मैं बेस्ट समझता हूं, दूसरा जज दूसरे को बेस्ट नहीं समझता, दूसरे को वर्स्ट समझता है, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है। तो ये समझ के चलो कि दोनों के ओपिनियन एक दूसरे से बिल्कुल 100% ऑपोजिट है, तो उस वक्त ऐसा होगा। तो दोनों वेरिएबल की रैंक्स एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में होगी तो R की वैल्यू -1 होगी। तो हमको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि
ये 5 6 7 सॉरी 7 और 8 को, ठीक है, रैंक्स आर सेम आर इक्वल्स टू +1, रैंक्स आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, तो आर हो जाएगा -1। यहां हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट एग्रीमेंट है रैंकिंग में, और यहां बोलेंगे कि रैंकिंग में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है। बस इतना आपको समझ है।